अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने व्लॉग नदीम जी के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये है कि जो शुरू के 7 दिन 1 वीक या 10 दिन हम कह सकते हैं जो होते हैं जब आप लैंड करते हैं कनाडा के अंदर, तो उसमें आपको क्या काम करने चाहिए जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं ताकि आप अपनी लाइफ का बाकायदा आगाज़ कर सकें। तो इन तमाम चीज़ों को हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपनी तमाम सजेशंस कमेंट्स के अंदर या ईमेल के ज़रिए मुझे आप भेजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप एज ए लैंडेड इमिग्रेंट आते हैं पहली दफ़ा किसी भी कंट्री में, और ख़ास तौर से अगर कनाडा जैसे मुल्क में, तो आपको एक घबराहट तो होती है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, बच्चे भी हैं, आप भी हैं, या कपल हैं, या फिर आप अकेले हैं कि वहाँ पे क्या होगा, मुझे जॉब फ़ौरन मिल जाएगी नहीं मिलेगी, मैं इतने लिमिटेड पैसे लेकर आ रहा हूँ, उन पे कैसे मैं गुजारा करूँगा, और अकोमोडेशन कैसी मिलेगी, कि कहाँ मुझे अकोमोडेशन लेनी चाहिए, जॉब के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहाँ कैसी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, कितने दिन मुझे, क्योंकि लोगों ने कितने दिन मेरे टफ गुजरेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने काफ़ी कहानियाँ भी सुनाई हुई हैं। वो सब बड़ा टफ होता है, बड़ी परेशानी होती है, लेबर जॉब करनी पड़ जाती है, आपकी अपनी मनपसंद की या अपनी फील्ड की या अपनी एजुकेशन के मुताबिक आपको जॉब नहीं मिलती वगैरह वगैरह। ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज़ बी रिलैक्स एंड एंजॉय। खुदा पे भरोसा करके आराम से आइए और बिल्कुल सुकून के साथ, और बल्कि मैं तो कहता हूँ शुरू के जो 15-20 दिन उनको तो आप इंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए मिलिए और साथ में ज़ाहिर जो आपको डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है, जो बेसिक चीज़ें जो यहाँ सेटल डाउन होने के लिए चाहिए वो कीजिए, लेकिन कोई टेंशन नहीं लीजिए। टेंशन जो है वो बेकार है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ज़ाहिर है लाखों लोग आते हैं और लाखों लोग आ रहे हैं। हाँ, जो बातें हैं कि आप किस वेदर में जा रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, वो वेदर कौन सा है, तो वो थोड़ा देख के आपको उसके लिहाज से तैयारी करके आना होगा। अब तो खैर सोशल मीडिया इतना बढ़ चुका है कि आप लोग डेफिनेटली लोगों की बातें सुनते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, आपको सारा पता होता है कि वहाँ पे विंटर कैसा होता है, समर कैसी होती है, और स्प्रिंग कैसा होता है, फॉल कैसा, तो यू नो एवरीथिंग आपको हर चीज़ का पता होता है। उसके बावजूद भी ज़रा एक दिल में घबराहट होती है। तो अगर आप विंटर में आ रहे हैं तो विंटर का जो भी ज़ाहिर क्लोथिंग वगैरह आप लेकर आए होंगे। घबराहट इस बात की होती है कि मुझे कहाँ जाऊँगा, कैसे मतलब उतरूँगा। तो अब इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पहले दिन तो आपको वहाँ पे जाके टेम्परेरी कोई अरेंजमेंट तो करना होगा ना अकोमोडेशन का, तो वो आप पहले से करके आइए। अगर आपके बहन भाई हैं, रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, या कोई दोस्त बड़े करीब के दोस्त हैं, कज़न्स हैं, तो ठीक है, वो आपको देते हैं कि ठीक है 1 वीक और 10 डेज़ की हम अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप हमारे घर में रहिए और हम आपको एयरपोर्ट पे लेने भी आ जाएंगे, तो दिस इज़ द बेस्ट। लेकिन ज़ाहिर है हर एक के लिए तो ऐसा नहीं होता ना, तो लेकिन आजकल चीज़ें आसान हैं, तो आप जो है वो कर सकते हैं कि आपको जो है उबर के ज़रिए आप पहुंच जाएंगे जो जगह आपने ली है। अब सवाल ये कि वो जगह ज़रूर टेम्परेरी आप लेकर आएँ, अपने लिए बुक करके लाएँ, जिसमें होटल्स भी हो सकते हैं, एयर बी एंड बी की अकोमोडेशन भी हो सकती है, या आप फर्निश्ड अकोमोडेशन जो है जो एयर बी एंड बी के अलावा भी मिलती है मंथली बेसिस पे या 2-3 वीक्स पे। इन तमाम चीज़ों का बंदोबस्त करके आपको आना होगा। अच्छा, जब आप लैंड करते हैं तो उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन तो आपको ज़ाहिर पता ही, जब आप आ रहे हैं कि ज़ाहिर पासपोर्ट चाहिए आपको, जो वीज़ा वगैरह मिला है या इमिग्रेशन के जो कागजात मिले हैं वो चाहिए आपको, और सब चीज़ें चाहिए। लेकिन इसके अलावा ख़ास तौर से इंडिया और पाकिस्तान के जो हमारे दोस्त अहबाब और फैमिलीज़ आ रही होती है, उनके लिए ये है कि अगर वो ज्वेलरी वगैरह ला रहे हैं, अपनी जेवरात वगैरह ला रहे हैं, तो प्लीज़ उनकी लिस्ट बना के
उनका वैल्यूएशन सर्टिफिकेट लेकर आए। उनकी कीमत पता होनी चाहिए, ये सेट कितने का, ये हार कितने का, ये कितने का है, वो सारा करके इसकी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट होके ले आएँ। और वहाँ पे जब आप आएंगे लें तो वहाँ पे कस्टम वालों से उसको स्टैम्प करवा लें। इसके अलावा गुड्स टू फॉलो, गुड्स टू फॉलो में ये होता है कि वो सामान जो आप बाद में लाना चाहते हैं, अभी तो आप आ गए, फिर उससे कहा यार अब 1 आध महीने बाद जाऊंगा, फिर पूरा सामान लाद के लाऊंगा, तो जो भी लिस्ट में आप चीज़ें लाना चाहते हैं उसकी एब्स्ट्रैक्ट शीट बना लें, जिसके अंदर उनमें एक एक आर्टिकल का नाम और उसकी वैल्यू होनी चाहिए। वो भी इस वक्त जो है आप कस्टम पे जो है ना स्टैम्प वगैरह लगवा के अपने पास रख। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो सिन कार्ड, वो जो है ना सिन कार्ड आपको बनवाना होगा। सोशल सिक्योरिटी का जो कार्ड है वो आपको बनवाना है। अगर आप उस टाइम पे लैंड कर रहे हैं जो कि ऑफिस टाइमिंग्स हैं, यानी कि सुबह 8:30 से लेके और रात शाम के 5 बजे तक के दरमियान, तो फिर तो आप एयरपोर्ट पे भी बनवा सकते हैं। और अगर आपको जो है उसमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, पासपोर्ट आपका और आपका जो है वो जो भी वीज़ा या इमिग्रेशन का लेटर वगैरह जो भी आपके पास है वो दिखाना होता है। वरना फिर आप वर्किंग डे में नेक्स्ट डे, अगर आपको रात की फ़्लाइट है, कभी लेट पहुंचे हैं, ऑफिस बंद हो गए एयरपोर्ट वाले, तो फिर आप बाद में जाके बनवा सकते हैं, जो कि मस्ट है। तो पहला काम आपका ये है कि आप वहाँ से उतरे और आप अपने उस घर में चले गए। अगर किसी रिलेटिव का है तो वहाँ चले गए, और अगर जो है वो जो आपने एयरबीएनबी से लिया है या किसी होटल वगैरह में या कहीं और आप लोग रहना चाहते हैं या कोई फर्निश्ड अकोमोडेशन लिया, अगर आप 1 महीने के लिए आ रहे हैं और सोचते हैं कि 1 महीने तक मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, उसके बाद चला जाऊँगा, बाद में आके मकान किराए पे लूँगा, शायद आपकी कोई और मसरूफियात हैं, आप एकदम 1 साल 2 साल 6 महीने रहना नहीं चाहते। वरना अगर आप पूरा सामान लेकर आएँ, आप यहाँ पे रहना है, तो बेहतर ये है कि आप टेम्पररी वो ले लीजिए 8-10 दिन के लिए कोई भी फर्निश्ड एयरबीएनबी की या होटल की या कहीं भी अकोमोडेशन हो, उसके बाद फिर अपने तलाश करके वो लीज पर लेके मूव हो जाइए। तो ये है। तो मेन चीज़ ये हो गई कि आप वहाँ पहुँच गए अपने अकोमोडेशन पे, वहाँ सुबह उठे और आपने सबसे पहले जो है अपने सिम कार्ड का काम किया। उसके बाद अच्छा, फिर उस पर होता ये कि आप सिम कार्ड के लिए जब जाएंगे तो ज़ाहिर वो ऑफिस जो है सर्विस ओंटारियो है या जो फेडरल गवर्नमेंट की जो सर्विस सेंटर्स हैं, वहाँ जब जाएंगे तो सवाल तो ये पैदा होता है ना कि आपको सर्विस कनाडा जो है तो कि वो जाएंगे अकोमोडेशन, मतलब ये कि सॉरी ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन तो हो गई, ट्रांसपोर्ट का मसला आता है ना। अगर कोई भाई बहन वगैरह है अपनी गाड़ी में ले जाता है ठीक है, वरना फिर आपको परेशानी होगी। तो या तो आप रेंटा कार भी कर सकते हैं, अगर वहाँ से आप इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के लाते हैं अपने मुल्क से, जो मैं रिकमेंड करता हूँ हर एक से कि बनवा के लाएँ, तो उस पर आप रेंटा कार ले सकते हैं एयरपोर्ट से, वो डायरेक्ट ड्राइव करके भी अपनी जगह पे जा सकते हैं जो आपने रेंट आउट की हुई है ऑलरेडी, या ऊबर के ज़रिए जा सकते हैं और सुबह रेंट आउट कर सकते हैं, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी थोड़ा आपको सिस्टम समझना पड़ेगा। तो पहली चीज़ जो है वो तो आपने ये कर ली। दूसरे नंबर पे आपको फिर क्या करना है कि जब आप निकले तो फिर आपको ज़ाहिर है कि सेलफोन चाहिए, सिम कार्ड। एक होता है सिम कार्ड जो कि सोशल सिक्योरिटी वाला है, लेकिन असल जो कार्ड है वो सिम कार्ड, क्योंकि सेलफोन एक्टिव होना चाहिए। आपको दोस्तों से बात करनी है, इससे बात करनी है, कोई मालूमात लेनी है, अपने बैक होम बात करनी है, किसी और से वो करनी है, तो उसके लिए कम्युनिकेशंस के लिए इसके लिए तो सेलफोन तो आपके पास है, यू नीड अ सिम कार्ड। तो वो या तो आप एयरपोर्ट से ले लें, अदरवाइज सुबह सुबह जब जाते हैं तो पहले आपने सिम कार्ड का अप्लाई के बाद आपने फौरी तौर पे आप गए। यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जिसके अंदर रॉजर्स भी है, इसके अंदर जनाब बेल कनाडा है, उसके अंदर जो है टैलस है, उसके अंदर फ्रीडम है, उसके अंदर वर्जिन है, बहुत सारी हैं। तो आपका काम ये है कि आप वहाँ 2-3 के पास चले जाएं, किसी मॉल में चले जाएं, वो ज़्यादा अच्छे स्ट्रिप मॉल वगैरह में, और वहाँ जाके उनकी 8-10 उन सब की दुकानें उसी मॉल के अंदर होंगी। जैसे अगर आप टोरंटो में आते हैं, आप स्क्वायर वन के करीब हैं, मिसिसागा में तो स्क्वायर वन में चले जाइए, कहीं और आप डाउनटाउन में तो वहाँ के बड़े मॉल में चले जाइए, किसी और सिटी में तो वहाँ के वहाँ जाके वो उनसे 2-4 से आप मालूम कर लें कि उनके बेस्ट क्या आज प्लान्स कौन से बेस्ट अवेलेबल हैं, और उसके लिहाज से चूज़ कर लें कि भाई हमें ये
वाला चाहिए, इतना हमें डाटा चाहिए, इतना हमें जो है इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल्स और जो भी हैं पर मंथ वाला चाहिए, या वाला चाहिए कि जस्ट पे एज यू गो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट पे डिपेंड करता है और आपके उस पर कि कितना यू वांट टू यूज़ इट। फिर बात होती है कि अगर आपको गाड़ी आपने रेंट अ कार अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर नहीं आए हैं, तो फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ जाती है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि आप प्रेस्टो कार्ड ले लें। प्रेस्टो कार्ड जो यहाँ का जस्ट लाइक एक स्मार्ट कार्ड का टाइप का होता है, वो चार्ज होता रहता है, मुख्तलिफ़ जगहों पे वो मिल जाता है। आप या तो ट्रांसपोर्ट की टीटीसी जो कहलाती है, टोरंटो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, या कोई बड़े मॉल्स और ये जगह पे वहाँ से उसको ख़रीद लें, उसको लोड कर लें, जो भी अमाउंट डॉलर्स का आप उस पर डाल लें, और उसके बाद आप जो है उसको यूज़ करें। तो बसेस वगैरह में जैसे होती हैं बसेस हैं, बसेस के बाद यहाँ पे अंडरग्राउंड सबवे ओलाते वो ट्रेन चलती हैं, वो हैं। उसके बाद गो बसेस होती हैं जो कि इधर से उधर मुख्तलिफ़ सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं। और उसके बाद ट्राम वे, या जिसे हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रीट कार्स वगैरह होती हैं, तो हर जगह चलता है, बस वो चार्ज होता जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे बड़ी आसानी ये है कि जब भी आप वन वे का जो सफ़र होता है ना, वन यानी एक जगह आप जा रहे हैं उस पर, लेकिन 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक तो घर से आपको बस मिल गई, बस के बाद फिर आप वो सबवे तक ले गई, वहाँ से अंडरग्राउंड ट्रेन का जो सबवे कहलाती है उसमें आप बैठ गए, वहाँ से जहाँ से उतरे फिर वहाँ से दूसरी आपने ट्राम वे पकड़ ली, या कोई और बस पकड़ ली, या जो है ना ये स्ट्रीट कार वगैरह। तो उस सब का क्योंकि वन वे है तो एक ही वो चार्ज होगा फेयर आपका। लेकिन जो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा। जैसे बस में आप चढ़ गए और उससे फेयर ले लिया आपका, जो कि $3.5 या $3.25 है आजकल, तो उसके बाद आपने उनसे जो है ना वो ट्रांसफ़र ले लिया ड्राइवर से। उसके बाद वो दिखाया तो ट्रेन वाले ने अंदर जाने दिया, आप ट्रेन में बैठ गए, वहाँ से उतरे तो वो ट्रांसफ़र उसको दिखा दिया, क्योंकि आप कंटिन्यूसली वन वे जा रहे हैं। इसके बाद आती है बैंकिंग। आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, क्योंकि ज़ाहिर पैसे लाए हैं, उसको सिक्योरिटी के तौर पे उनको रखना है, डिपॉजिट करना है, अकाउंट खोलना है। तो आप फिर बैंकों में जाइए। यहाँ पे बड़े बैंक्स हैं, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा है, CIBC बैंक है, TD बैंक है, और उसके अलावा स्कॉशिया बैंक है, और बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल है, और काफ़ी बैंक्स हैं। तो उनमें आप जो जब जाएंगे, अगर आप किसी बड़े मॉल में, जैसे आपने वहाँ से अपना सिम कार्ड ख़रीदा, सिम कार्ड के बाद आप इजीली वो भी कर सकते हैं कि आप जो है ना वहाँ पे जो है ना ढूंढ ढांड के जो है ना बैंकों की ब्रांचें भी नज़र आ जाएंगी, या तो उस मॉल के अंदर होंगी या उसके सराउंडिंग्स एरियाज में होंगी। वहाँ चले जाइए, उनके देख लीजिए कि न्यू इमिग्रेंट्स के लिए उनके पास स्पेशल ऑफर्स होती हैं, काफ़ी इंसेंटिव्स वो प्रोवाइड करते हैं। तो उनसे डिस्कस कर लीजिए, एक बैंक से, दूसरे बैंक से, तीसरे बैंक से, वो आपको कुछ ऑफर देंगे। उसमें बहुत सारी होती हैं कि भाई जो कोई ये वाला अकाउंट चाहिए आपको, सेविंग वाला चाहिए, या करंट अकाउंट चाहिए, या इसमें ये फ़ी वाला है, नो फ़ी है, इसके अंदर फ़ी है, इस पर मिनिमम इतना अमाउंट रखना पड़ेगा, तो इस पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। बहुत सारी चीज़ें वो आपको बताएंगे। पैसा जो है वो कितने मनी ऑर्डर बना सकते हैं, या पे ऑर्डर बनवा सकते हैं आप, वगैरह वगैरह। और प्लस जो है ना, प्लस अगर आपको कोई लॉकर भी चाहिए तो आप लॉकर की भी बात कर सकते हैं कि वो कहेंगे ठीक है हम आपको ये दे रहे हैं। इसमें जो मेन बात मैं बताना चाहता हूँ, एक तो ये कि अगर मियाँ बीवी हैं तो जॉइंट अकाउंट खोल लें, वरना अपना अकाउंट खोल लें, पैसे जमा करा दें। मेन चीज़ जो है वो है क्रेडिट कार्ड। देखिए, आप जब यहाँ आए तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो बनती है वो क्रेडिट कार्ड से बनती है। क्रेडिट कार्ड से यानी कि किसी लेंडर ने आप पे एतमाद किया, उसने आपको कहा कि ठीक है ये कार्ड है, इस पे इतने पैसे आप खर्च कर सकते हैं, आपने वो खर्च किए, और खर्च करने के बाद उनको इन टाइम पे बैक कर दिया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो सब कुछ है वो क्रेडिट हिस्ट्री ही है। क्योंकि क्रेडिट हिस्ट्री जो है उसके बिना कोई आपको लोन नहीं मिलेगा, मॉर्गेज मिलेगी। आपका प्लान है 1 साल बाद मकान लेना है, 2 साल बाद लेना है, तो क्रेडिट हिस्ट्री जितनी पुरानी होती जाएगी, एक कार्ड मिलेगा, दूसरा कार्ड मिलेगा, लाइन ऑफ क्रेडिट मिलेगी। तो ये मेरे पुराने व्लॉग में आप देख लीजिए, मैंने पूरी डिटेल्स बताई हैं कि किस तरीके से आपको करना है। तो ये है बात है, तो ये आपको करना है। वरना आप सिक्योर का, अगर वो कहते हैं कि नहीं आपकी तो जॉब नहीं है, ये नहीं है, हम कैसे बनाएं, कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, क्रेडिट कार्ड पे थोड़ा वो हेजिटेट भी करते हैं बैंक वाले। तो आप उनसे बात कर आके सिक्योर बनवा लीजिएगा। ठीक है, मैं $1000 जमा कराता हूँ, $1000 सिक्योरिटी पड़ी हुई है आपके पास, तो $1000 का मुझे जो है वो आप कार्ड बना दीजिए।
क्रेडिट कार्ड। और बीवी का अलग बनाइए, अपना अलग बनाइए, कि दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी है। अगर वो आप 5 लाख की मॉर्गेज के एलिजिबल होंगे इन फ्यूचर, तो वो भी 5 लाख की मॉर्गेज की एलिजिबिलिटी होगी, तो फिर आप बड़ा कोई मकान ले सकते हैं या बहुत सारे लोन ले सकते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं। तो दोनों की आइडेंटिटी सेपरेट है, दोनों को अलग अलग क्रेडिट कार्ड बनवाइए। बैंक अकाउंट आप ज्वाइंट खोल सकते हैं, मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल। तो ये बड़ा पॉइंट है जो लोगों को बताया नहीं जाता और लोग बेचारे फंस जाते हैं। बीवी का क्रेडिट कार्ड नहीं बनाया, अपना भी बनाया नहीं बनाया, जॉब मिलेगी तो बनाएंगे, ये करेंगे, तो उसकी वजह से कई महीने ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है जितनी पुरानी होगी उतना इजीली आपके लिए मॉर्गेज लेना और दूसरे काम करना आसान तरीन होगा। इसके बाद जो मरहला आता है, अकोमोडेशन आपने तलाश कर ली, लीज एग्रीमेंट आपके पास है, आपने अपना हेल्थ कार्ड उसके बाद अप्लाई कर दिया, आप पहले सिम कार्ड तो पहले दिन ही बनवा चुके थे, बैंक में आपका अकाउंट खुल चुका है, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वो ले लिया है क्या कहते हैं, प्रेस्टो कार्ड वगैरह और सिस्टम आपको सारा समझ में आ गया। तो उसके बाद फिर आता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस की यहाँ पे 3 कैटेगरीज होती हैं, G1, G2 और G। ये मैं ओंटारियो की बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर आप जो G1 का तो रिटर्न है, आप गए, आपने छोटा सा इंटरनेट पे पढ़ लिया, 150 क्वेश्चन हैं, उनको जाके टक 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 टक, तो वही है जो हमारे अपने मुल्कों में होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है यहाँ पे। तो वो पढ़ के आपने दे दिया और आप पास हो गए, उसको G1 मिल गया। वो एक आपकी ID भी बन गई कि पूरा जो है ना उस पर तस्वीर वगैरह पिक्चर आ गई और आपकी G1 मिल गया। पर इस पर आप ड्राइव नहीं कर सकते, कि इस रिटर्न टेस्ट था जो आपने कर लिया। इसके बाद G2 है, और G2 का मतलब है कि आप स्ट्रीट पे चला सकते हैं लेकिन हाईवेज पे नहीं चला सकते, तो वो होता है। और उसके बाद जो होता है वो होता है G फुल, के आप हर जगह चला सकते हैं, हाईवेज एंड स्ट्रीट्स एंड एवरीवेयर। अच्छा, अब इन्होंने एक फैसिलिटी दी है ओंटारियो में आजकल कि अगर आप 2 साल पुराना लाइसेंस लेकर आते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश या जिस भी मुल्क से आप आ रहे हैं, तो वो फिर आपको डायरेक्ट, यू आर अलाउड 1 टाइम कि यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द टेस्ट ऑफ G। तो आपको G2 का टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट G पे चले जाते हैं। तो ऑनलाइन आप इंटरनेट पे बैठ के डेट वेट लेते हैं, क्योंकि डेट्स मिलना थोड़ा बड़े शहरों में मुश्किल होता है। आपने डेट वगैरह ली, और इन दौरान अगर आप कोई क्लासेस लेना चाहते हैं, 1-2 किसी इंस्ट्रक्टर से, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स कहलाते हैं, उन्होंने आपको कोई रूल्स रेगुलेशंस यहाँ के आपको सीखने हैं, तो वो 2-4 दफ़ा चला के सिखा देते हैं। $30, $35, $40 पर वो जो है ना आपको ये 45 मिनट टू 1 आवर का एक ड्राइविंग जो लेसन के पैसे लेते हैं। आप ये कर लीजिए, और ये करने के बाद वहाँ जाइए और डेट बुक कराइए ऑनलाइन, और जाके वो दे दीजिए। उसके लिए ज़ाहिर है आपको कार चाहिए। अब कार जो है, या तो आपने, जैसे मैंने कहा, इंटरनेशनल लाइसेंस अगर आप लेकर आए हैं तो रेंटा कार आपके पास है, आप उस पर जाके दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको नहीं है तो फिर वो इंस्ट्रक्टर्स की गाड़ी आपको यूज़ करनी पड़ेगी, तो वो ही विल चार्ज द मनी फॉर डैट। वो $100 चार्ज करता है, जो भी करता है, $80 वॉटेवर, तो वो आप उसको पे कर देंगे, उस पर बैठ के आप टेस्ट दे देंगे। टेस्ट पास हो जाता है तो डायरेक्ट, अगर आपने, क्योंकि 2 साल पुराना लाइसेंस लाए हैं पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से, तो फिर आपने डायरेक्टली G पे गए और आपने पास कर लिया हाईवे पे चला के, तो वेरी गुड, अब आपको कुछ नहीं करना। लेकिन इनकेस अगर उसमें आप फेल हो जाते हैं 1 टाइम अटैम्प्ट था, फिर आपको यू हैव टू गो टू द फर्स्ट G2, क्यों कहते हैं, क्योंकि तुमने डायरेक्ट अटैम्प्ट किया था G पे, तो तुम्हें पहले G2 सीखना है। तो G2 की भी डेट लेंगे आप, और G2 पे जाके दे देंगे अपना टेस्ट। अगर पास हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आप G के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन G2 पे भी आप ड्राइव कर सकते हैं, और हाईवे के लिए किसी असिस्टेंट की ज़रूरत है कि जो आपके साथ कोई बैठा हो जिसके पास फुल G लाइसेंस हो, तो उस दौरान आप G के अटैम्प्ट करें डेट लेके और कर लें। तो ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक चीज़ और है जो डिस्कस करनी है, वो ये है कि यहाँ पर न्यू कमर वेलकम प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये आप जगह जगह इंटरनेट पे मालूम कर सकते हैं। वो एयरपोर्ट भी आपको दे देंगे कि जिस सिटी में आप जा रहे हैं कि यहाँ ये सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स में आप जा सकते हैं। वो आपको गाइड करते हैं कि रिज्यूमे वगैरह कैसे बनानी है, आपको क्या करना है। वो इसके भी बताते हैं कि हेल्थ कार्ड कैसे बनेगा, अगर आपने नहीं किया, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनेगा आपकी, और उनके पास प्रिंटर्स भी होते हैं, इंटरनेट भी होता है। वो सब चीज़ें आपको गाइड भी करते हैं, और भी बहुत सी चीज़ों में गाइड करते हैं कि आपको यहाँ पे कैसे रहना है, कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से जॉब हासिल करनी है, आपके बेनिफिट्स क्या हैं आपको। तो शुरू में आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ की फैसिलिटी, क्योंकि आपको रिज्यूमी जॉब के लिए कहाँ का अप्लाई करना है, किन जगहों पर जॉब को अप्लाई करना है, ठीक है ना।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से वो सेंटर्स पे वहाँ पे आपको इंटरनेट भी है, प्रिंटर्स भी हैं, वो गाइड करने वाले लोग भी बैठे हैं, वो आपको सारा स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करेंगे कि तो वो वेलकम पैकेज भी बताएंगे कि यहाँ जाएँ तो यहाँ आपको इतना डिस्काउंट मिल सकता है, ये बैंक में ये फ़ायदा है, उसमें ये फ़ायदा है। तो बहुत सारी चीज़ें यू कैन डिस्कस वट एवर इन योर माइंड, यू कैन डिस्कस फ्रीली विद दैम, कि फिर वो आपको सारा बताएंगे कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये इंसेंटिव्स हैं, या सूबाई गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से ये है, तो दे विल गाइड यू प्रॉपरली। इट्स अ गुड प्लेस टू गो। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जनाब, एक्सप्लोर एंड एंजॉय। कनाडा को एक्सप्लोर कीजिए और एंजॉय कीजिए, कोई स्ट्रेस नहीं। टाइम लग रहा है, सिम कार्ड 2 दिन भी बन जाएगा, 2 दिन बाद तो कोई नो वरीज। हेल्थ कार्ड अगर 15-20 दिन बाद भी बन जाएगा, नो वरीज। अकोमोडेशन हाँ जल्दी है, क्योंकि उस पर आपके पैसे जा रहे हैं ठक 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 ठक, तो यू हैव टू अरेंज योर अकोमोडेशन एज सुन एज पॉसिबल। वो मेन चीज़ है, और वो किराए भी महंगे तब तो बजट के लिहाज से। बाकी इंजॉय कीजिए, शहर की चीज़ें देखिए, यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझिए, यहाँ के सबवे को जाके देखिए, यहाँ के मॉल्स वगैरह को समझिए, यहाँ पे अपने जो भी आप जिस रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ के अगर मसाजिद हैं, मंदिर हैं और गिरजाघर हैं, जो भी हैं उनको देखिए, जाना जाते लोगों से मिलिए, अपने दोस्त अहबाब के कॉन्टैक्ट्स अगर आपके पास नंबर हैं उनको रब्ता कीजिए, उनसे मालूमात हासिल कीजिए, पुराने जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनसे मुलाकात कीजिए, उनसे दोस्त अहबाब से, और उनसे मैक्सिमम मालूमात गेन कीजिए ताकि आपको आसानी हो। तो उसके बाद बड़ी इंजॉयबल लाइफ है, आप बड़ा इंजॉय करेंगे और आपको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस भी कम हो जाएगा और आप सेटल डाउन हो जाएंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट व्लॉग में मैं फिर हाजिर हूँगा। बस जाते जाते एक दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि जनाब मेरे इस व्लॉग को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपनी सजेशंस और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजिए।